हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम वीबीटी के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीबीटी के बेसिक स्तर का जो वीडियो है जिसमें वीबीटी का इंट्रोडक्शन है वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वीबीटी का पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीबीटी का पार्ट सेकंड बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा आप पहले वो वीडियो देखें। इसके लिए ऊपर आई बटन में वीबीटी पार्ट फर्स्ट की लिंक पर क्लिक करें और उसे अभी देख लें। हाँ तो फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटे से टॉपिक ओरिएंटेशन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो दो परमाणु आपस में मिलते हैं उनके जो अक्ष होते हैं वो एक ही ओरिएंटेशन पे रहें। जैसे कि ये दो परमाणु हैं, प्रथम परमाणु और ये द्वितीय परमाणु, इनके कक्षक है एस ऑर्बिटल और ये भी एस ऑर्बिटल। ठीक है, जब ये ओवरलैप होंगे तो इनमें ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, अर्थात इनका जो अक्ष है वो या तो प्लस होना चाहिए और या माइनस होना चाहिए। और हालांकि एस हमेशा ही प्लस ऑर्बिटल ही होता है, तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी तो वो इस प्रकार होगी कि इन दोनों के प्लस प्लस ऑर्बिटल्स आएंगे और इस प्रकार से ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है ये दो पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल, इनके ओरिएंटेशन देखिए आप, मतलब अक्ष देखिए, प्लस माइनस अक्ष। यहाँ प्लस माइनस का मतलब अक्ष से है, न कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक से है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस अक्ष से है, तो इनके अक्ष देखिए, इसका प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस। जब ये ओवरलैप होंगे तो इस प्रकार आएंगे, इसका प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस। ये यहाँ देखिए, ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, तो ये ओरिएंटेशन विपरीत है, तो ये ओवरलैप नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। इसका प्लस आ रहा है तो इसका भी प्लस आना चाहिए, या इसका माइनस आ रहा है तो इसका भी माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरलैप नहीं होगी। ये होती है ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन सेम होगी तभी बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट एक और आप देख सकते हैं, यहाँ एक एस ऑर्बिटल है और यहाँ एक पी वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, जब ये ओवरलैप होंगे तो इस प्रकार कुछ आकृति बनेगी, हालांकि ये ओवरलैपिंग होती नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों के अंदर ही मतलब ओवरलैप हो रहा है, तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये पी एक्स ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग इस प्रकार से तो ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो ये प्लस अक्ष से जुड़ेगा या ये माइनस अक्ष इस अक्ष से जुड़ेगा। इस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या पार्श्व अतिव्यापन होगा। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग भी संभव नहीं है। हाँ तो गाइस देखिए, हम शुरू करते हैं सीधा ही फर्स्ट एग्जांपल से। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में हमने एक यौगिक लिया है जो है CrNH3 का होल 6 और प्लस के 3। इस पूरे यौगिक का ऊपर आवास है वो है प्लस का 3। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले स्टेप में दो चीज़ें करनी है। कौन कौन सी? तो देखिए, पहले स्टेप में हमें एक तो केंद्रीय परमाणु निकालना है और एक लिगैंड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे यौगिक में आप देखेंगे कि इसमें एक केंद्रीय परमाणु है और एक लिगैंड है। तो केंद्रीय परमाणु तो ये होगा क्रोमियम, ये है Cr, ये है सेंट्रल एटम क्रोमियम, केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा है लिगैंड, तो यहाँ NH3 है, ये एक लिगैंड है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हमें करना है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप आता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु जो है क्रोमियम है, उसकी हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, हम मान लेते हैं X। ठीक है, और NH3 लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 0। क्यों है? तो क्योंकि ये एक अणु है। ठीक है, और उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ
NH3 है वो खुद एक अणु है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमने 0 ली है। ठीक है, अब हमें जो केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो X प्लस का 0, 0 कौन सा, NH3 का। ठीक है, X हमें ज्ञात नहीं है ऑक्सीकरण अवस्था, तो X प्लस 0 इक्वल में +3। तो ये +3 कहाँ से आया, तो देखिए जो यौगिक होता है उसके ऊपर जितना आवेश होता है पूरे यौगिक के ऊपर, वो उसके बराबर रखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा यौगिक है और इस पूरे यौगिक पे आवेश है वो है +3। तो इसलिए हम रखते हैं कि इसका जो मान है वो पूरे यौगिक के ऊपर आवेश होता है उसके बराबर रखते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि x बराबर +3 आ जाएगा, क्योंकि 0 इधर 0 का कोई मान नहीं है, तो x बराबर +3, अर्थात क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई वो हो गई +3। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जो क्रोमियम है, सेंट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 24 यानी कि 24। ठीक है, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो हमें पहले बात ये ध्यान रखनी है कि हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। और अब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है 6। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, अब हमें देखना आगे क्या करना है, आगे का प्रोसेस। अब है नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें देखिए कि ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। तो हमें पहले ये सिद्धांत ही यह कहता है कि पहले जो केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल एटम होता है, उसको धनायन में कन्वर्ट करो। तो अब हमें यहाँ धनायन में कन्वर्ट करना है क्रोमियम को। तो इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +3। तो अब यहाँ ये सिंपली क्या है, कन्वर्ट हो गया धनायन में। तो आप देख रहे हैं यहाँ हो गया क्रोमियम +3। आई बात समझ में, ये हो गया क्रोमियम +3। तो ये धनायन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। ये क्रोमियम का था, ये अब हमें क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। ये है हमारा स्टेप। तो आप यहाँ देखिए कि जो क्रोमियम है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 6 और अब हमें इसे धनायन में करना है। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं क्रोमियम में से, तब ये धनायन बनेगा पूरा। तो अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 3 निकाल देंगे। तो एक s कक्षक का इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 निकल जाएगा, और d में 5 कक्षक है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, क्रोमियम +3 का। तो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d3 4s0। यहाँ d के 5 थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d3 रह गया और एक इसका चला गया तो 4s0। ये हो गई क्रोमियम +3 की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब इसके अनुसार हमें कक्षक बना लेने हैं। तो ये 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4s 4p 4d ये खाली पड़े हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि दुर्बल लिगेंड और उसके बराबर में लिखा हुआ है NH3 6। ये क्या है, तो यहाँ देखिए जो NH3 है ये एक दुर्बल लिगेंड है। और आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया कि अगर दुर्बल लिगेंड आता है तब तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉनों में कोई युग्मन नहीं होता है। ठीक है, और अगर प्रबल लिगेंड आता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों में युग्मन होता है। और यहाँ है ये CH3 दुर्बल लिगेंड, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों में कोई युग्मन नहीं होगा और ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब ये जो लिगेंड है, तो लिगेंड हमेशा ही अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। जब सह संयोजक बंध बनता है तो उसमें दोनों परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, परंतु यहाँ क्या है, उप सह संयोजक बंध बन रहा है।
कैसे बन रहा है वो देखिए आप। तो यहाँ जो लिगेंड है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ लेके आ रहा है, वो एकमात्र ही वही दाता है, वही दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो इस सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है इनमें कोई युग्मन नहीं हुआ, और इनमें युग्मन नहीं हुआ तो ये ऐसे कैसे पड़ रहेंगे, और इनके जस्ट नेक्स्ट जो कक्षक है उन्हीं में से जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो भरने शुरू हो जाएंगे। तो लिगेंड में छः इलेक्ट्रॉन हैं, 6 कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए ये 6 कक्षक है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए लिगेंड के। अब इन कक्षकों की मिक्सिंग कर लेते हैं। तो मिक्सिंग हमेशा लिगेंड वाले कक्षकों की करते हैं। तो मिक्सिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी के 2 कक्षक, एस का 1 कक्षक और पी के 3 कक्षक। तो ये संकरण क्या हुआ, D2sp3। बहुत ही सिंपल बात है, ये था संकरण। मेन मुद्दा ही अपना यहीं तक था। ये बात क्लियर हो गई, मान लो वीबीटी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये था D2sp3 इसका संकरण। अब इस संकरण के आधार पर इसकी संरचना ज्यामिति कैसी होगी, तो वो होगी अष्टफलकीय। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में लिखवा दिए हैं, ठीक है, कि कौन सा संकरण आएगा तब उसकी ज्यामिति है वो कैसी होगी। तो D2sp3 संकरण आता है तो उसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। इसके बाद संरचना की बात करें तो संरचना में ये क्रोमियम है, ये सेंट्रल एटम है, और इससे जो 6 लिगेंड हैं मतलब NH3 वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और एक बात याद रखिए कि इसके ऊपर पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है उसको इस प्रकार से दर्शा देते हैं +3 करके, मतलब इस पे +3 था तो इस पे +3 लगा के दर्शा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बात की गई है रंग की, कलर की। तो यहाँ देखिए इसमें लगा हुआ है रंगीन। तो ये रंगीन क्यों है ये यौगिक, इस बात पे आप गौर करो कि ये यौगिक रंगीन क्यों है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो भी 3। कितने, 3। क्योंकि पहले पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह यौगिक रंगीन होगा, और युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो रंगहीन होगा। तो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इसका मतलब ये यौगिक है ये रंगीन है। उसके बाद अगर 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते तो यहाँ होगा प्रतिचुंबकीय। मतलब कि अगर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अभी तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अनुचुंबकीय हैं, और अगर पूरे होते भरे हुए युग्मित होता तो ये होता प्रतिचुंबकीय। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है वो है चुंबकीय आघूर्ण का। इसका एक सूत्र है कि म्यू इक्वल Nn+2, ये इसका सूत्र है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। तो यहाँ देखिए n का मतलब है यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस पूरे यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो है 3। तो अब n की जगह हम 3 रख लेंगे, तो 3 × 3 + 2 इसका मान आ जाएगा 3.72। ये इसका हो गया चुंबकीय आघूर्ण। ये थी मेन बात। इसके बाद आते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसे निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। ये क्या होता है फंडा, तो आप इसे समझिए गौर से। तो आपने अभी यहाँ ऊपर समझा इसका संकरण, यहाँ देख सकते हैं आपने इस कक्षकों में समझा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लिगेंड के, तो ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जा रहे हैं, ये देखो आप, मतलब कौन से डी कक्षक में जा रहे हैं। अगर अंदर वाले डी कक्षक में जा रहे हैं, जैसे ये 3D है, ये अंदर वाला डी कक्षक है, ठीक है। बाह्यतम कोश का अंदर वाला डी कक्षक, बाह्यतम कोश कौन सा इसका 4s है, ये है। और इसके अंदर वाले डी कक्षक में काम आ रहे हैं लिगेंड, जबकि बाहर वाले में नहीं आ रहे हैं।
ये है आंतरिक कक्षक संकुल। अंदर वाले में आ रहे हैं तो हो गया आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये लिगेंड यहाँ आते 4D में तो ये होता बाह्य कक्षक संकुल। ये था सिंपल सा फंडा आंतरिक कक्षक संकुल का। आई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हाँ, तो आ गए हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरे एग्जाम्पल में हमने यौगिक लिया है FeCN6 का। पूरे यौगिक के ऊपर चार्ज है -3। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक है। तो सबसे पहला स्टेप ही आपको पता है कि लिगेंड छांटना है और केंद्रीय परमाणु अलग करना है। तो इसमें केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है वो है Fe और लिगेंड है CN6। ठीक है, तो अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो Ca मतलब सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो Fe की हमें पता नहीं है, ये सेंट्रल एटम है, इसकी पता नहीं है, तो इसको x मान लिया। और Cn की -6 है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए x -6 इक्वल -3। तो ये -3 कहाँ से आए? एक बार फिर से बता देता हूँ कि पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर रखा जाता है। तो x -6 ये वाले, ठीक है, तो बराबर -3। ठीक है, अब x बराबर -3, 6 को इधर लाए, प्लस का 6 हो गया, x बराबर +3। ये आ गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था Fe की। आया समझ में? Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3। इसके बाद है जी Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रखिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है 8। ठीक है, ये था Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करेंगे Fe+3 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +3 और इसके +3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए और एक ये चला गया, तो क्या रह गया पीछे? 3d5 4s0। आया समझ में? Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 3d5 4s0। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कक्षकों में। तो अब हमें बनाना है Fe+3 के कक्षक बनाने हैं। तो D में 5 कक्षक है, तो ये D में 5 कक्षक आ गए, S P D खाली पड़े हैं। इसके बाद ये क्या कहता है कि Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, अतः इस कारण Fe के इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मन कर लेंगे। पहले वाले में दुर्बल लिगेंड था, इसमें प्रबल है। तो पहले में इलेक्ट्रॉनों ने अपना युग्मन नहीं किया था, इसमें करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए Cn जब प्रबल लिगेंड है तो आपको बताया गया है पहले ही पार्ट में कि अगर प्रबल लिगेंड आता है तो ये आपस में क्या है? युग्मन कर लेते हैं। तो यहाँ Fe के इलेक्ट्रॉन युग्मन कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही यहाँ। क्यों रहेगा? क्योंकि एक इसके साथ कर लेगा, एक इसके साथ करेगा, ये किसके साथ करेगा? किसके साथ करेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसके साथ करेगा? तो ये अकेला पड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका युग्मन। इसके बाद अब है Cn प्रबल लिगेंड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे लेके आ रहा है, कैसे कैसे रख रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है लिगेंड के पास। तो ये इस प्रकार से इनमें डाल देगा अपने कक्षकों में। तो अब इनकी मिक्सिंग कर लीजिए। D के 2, S का 1, P के 3। क्या हुआ संकरण? D2sp3। बिल्कुल सिंपल। यही मेन चीज़ है कि यहाँ तक आपको चमका तो मानो VBT आपकी खरी है। ठीक है, तो संकरण हो गया D2sp3। इसके बाद इसकी ज्यामिति कैसी होगी? ज्यामिति D2sp3 आता है तो ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। सिंपल सी बात। अगर यहाँ कुछ और आता तो कुछ और ज्यामिति होती, वो आपको मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। अब है इसकी संरचना। तो संरचना देखिए Fe है वो सेंट्रल एटम है और इसके ये है जो
CN ये जुड़े हुए हैं लिगेंड के तौर पर। तो ये 6 CN जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर प्लस पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको समझा दी और ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप में। इस स्टेप में बात की गई है रंग की, कलर की। तो यहाँ देखिए रंग, यहाँ लिखा हुआ है रंगीन। क्यों है रंगीन? क्योंकि आपको पता है कि पीछे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़ा है। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो रंगीन होता है यौगिक, और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो रंगहीन होता युग्म यौगिक। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है अयुग्मित, इसका मतलब ये यौगिक रंगीन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है कि एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी। एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़ा है तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। इसके बाद आता है जी चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को आपको सूत्र बता रखा है और यहाँ ये आएगा Nn+2। तो n का मान होता है मतलब कि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कितना है? एक है। तो 1 × 1 + 2 तो इक्वल उत्तर आ जाएगा 1.7। ठीक है, इसके बाद आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल है। ये क्यों है? तो आपको पीछे चलना होगा। तो देखिए दोस्तों कि ये जो CN के लिगेंड हैं इन्होंने कौन सा डी कक्षक यूज में लिया है? अंदर वाला 3D कक्षक यूज में लिया है, न कि 4D। तो यही कारण है कि ये आंतरिक कक्षक संकुल है, और अगर ये 4D कक्षक काम में लेते तो ये बाह्य कक्षक संकुल हो जाता। ये था सिंपल सा फंडा डी कक्षक संकुल का। ठीक है, तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें यौगिक है NiCl4 पूरे का हॉल में -2 आवेश है। ठीक है, ये है अपना यौगिक। इसमें हमें अब देखिए हमारी थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं क्योंकि पहले थोड़ा मतलब डीप लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। तो देखिए इस यौगिक में सबसे पहले हमें दो चीज़ें करनी होती हैं कि एक लिगेंड निकालना होता है और एक सेंट्रल एटम निकालना होता है। तो इसका सेंट्रल एटम है Ni और लिगेंड है Cl। ठीक है, तो इसके बाद स्टेप आता है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, तो मान लिया x, और Cl की ऑक्सीकरण अवस्था है वो है -4। ठीक है, तो x - 4 = -2। -2 कहाँ से आया? पूरे यौगिक के ऊपर जो आवेश होता है उसके बराबर रखा जाता है। इसके बाद x - 2 + के 4, उत्तर आ गया x = +2। मान इसका मतलब है कि निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई? +2। यहाँ तक चमका। इसके बाद चलते हैं नीचे। तो यहाँ देखिए अब आते हैं सेकंड स्टेप में। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकेल का। तो यहाँ देखिए निकेल है 28 नंबर पे आता है, और इसका अंतिम कोष, हमें यहाँ पूरे में अंतिम ही कोष यूज लेना है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है 3D8 4s2। ठीक है, ये हुआ निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें ज्ञात करना है निकेल +2, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2। तो निकेल +2 की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे s के, तो ये रह गया 3D8 4s0। ये हो गई निकेल +2 की ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद इसके कक्षक बनाने हैं, तो डी के 8 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, sp-d कक्षक खाली पड़े हुए 4 के। इसके बाद देखिए कि Cl है वो एक दुर्बल लिगेंड है, अर्थात इन कक्षकों में कोई भी है जो युग्मन नहीं होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये आपस में युग्मन नहीं करेंगे, इसी प्रकार पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये D है पूरा पड़ा है ऐसा का वैसा, और Cl के जो चार Cl हैं, चारों Cl के इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार आ जाएंगे, sp कक्षकों में आ जाएंगे। तो s का एक कक्षक काम है और p के 3 कक्षक काम आए, तो इसका संकरण क्या हो गया? sp3। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि s का एक कक्षक काम है और p का 3 कक्षक काम में आया, तो sp3 संकरण हो गया। तो देखिए sp3 संकरण के आधार पर इसकी ज्यामिति कैसी होगी?
चतुष्फलकीय होगी और इसकी संरचना इस प्रकार हो जाएगी NiCl4, ये Cl है वो 4 जुड़े हुए हैं। चतुष्फलकीय संरचना तो आपको आती ही होगी क्योंकि मैंने पहले वेस्पर सिद्धांत में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रंग की। तो रंग की यहाँ देखिए कि इसमें अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो रंगीन है, क्योंकि इसमें पीछे 2 इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित पड़े हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण ये रंगीन है और इसकी प्रकृति है वो भी अनुचुंबकीय हैं। कैसे हैं वो आपको बता दी, क्योंकि इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने की क्षमता रखता है, आकर्षित करता है, इसलिए ये अनुचुंबकीय है। अगर ये युग्मित होते इलेक्ट्रॉन तो ये प्रतिचुंबकीय होता, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करते इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। इसके बाद आता है जी चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया इसका 2.4, देख लेना आप। इसके बाद है आंतरिक कक्षक संकुल। इसको हम आंतरिक कक्षक संकुल भी बोल सकते हैं या इसको नहीं भी लिख सकते। कारण ये है क्योंकि इस एग्जाम्पल में डी कक्षक काम में ही नहीं आया है। आपने गौर किया इस बात को? तो देखिए पीछे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3D वैसा का वैसा पड़ा है, 4D वैसा का वैसा पड़ा है। यहाँ ना तो कोई डी कक्षक काम में आया है ना बात, मतलब लिगेंड ने कोई भी डी कक्षक काम में नहीं लिया। इसका मतलब हमें यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और आंतरिक कक्षक संकुल भी लिख सकते हैं। वैसे हम कुछ भी न लिखें तो हमारा उत्तर चलेगा। तो दोस्तों आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए 4th एग्जाम्पल ने हमने भी एक यौगिक लिया है, पीछे वाले 3rd के जैसा ही है, CN4। पहले Cl था, इसमें Cn है, ठीक है। तो CN4 माइनस का 2, ठीक है। तो इसमें केंद्रीय परमाणु हो गया निकिल और लिगेंड हो गया Cn। तो अब इसकी केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। तो X-4 प्लस इक्वल -2 आपको पता ही है, पूरे यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो है। X बराबर -2, 4 इधर आया तो प्लस का हो गया, X बराबर +2, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +2। तो अब यहाँ देखिए कि निकिल है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखिए, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d8 4s2, 3d8 4s2, ये याद रखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। तो यहाँ +2 हो गया, निकिल +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये 2 चले गए, 3d8 4s0, ये पीछे वाले के सेम जैसा ही है। तो अब देखिए निकिल +2 के ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इसके इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार आएंगे कक्षकों में। तो यहाँ देखिए डी के 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे के ऐसे, और 4s 4p 4d ये खाली पड़े हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं। अब देखिए Cn है वो एक प्रबल लिगेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीछे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े थे वो युग्मन कर लेंगे। पहले एग्जाम्पल में युग्मन नहीं किया था, लेकिन इसमें भाई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रबल लिगेंड हैं। तो इसलिए ये Cn आया तो इन दोनों ने युग्मन कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, ठीक है। तो लेकिन प्रबल लिगेंड आया तो इसने भाई कहा अब तो पार नहीं पड़ेगी, तेरे पास आना ही पड़ेगा। धक्के मार के निकाल रहे हैं लोग, तो इसको इसके पास आना पड़ा और ये दोनों युग्मन करके युग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि Cn के 4 Cn हैं, वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। 4 Cn 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो इस प्रकार से अपने कक्षकों में डाल देगा। एक कक्षक D का काम आ रहा है, एक S का और 2 P के। तो संकरण कौन सा हुआ? DsP2, अतः संकरण DsP2। समझ में आया? तो ज्यामिति हो गई वर्गाकार, अर्थात वर्ग समतलीय ज्यामिति हो गई इसकी। और वर्ग समतलीय ज्यामिति के आधार पर इसकी संरचना कैसी होगी? इस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार से की होगी, एक वर्ग के टाइप में। निकिल है वो केंद्रीय परमाणु और 4 Cn इस प्रकार जुड़े हुए हैं वर्ग के टाइप में। ये था सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ निकिल की, ठीक है। इसके बाद आप देखिए रंग। तो रंग, ये रंगहीन है क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है वो
अनपेयर्ड नहीं है, सभी पेयर्ड है। युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगहीन है, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय है। और एक बात और कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण उसी का होता है जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब n+2, वो सूत्र याद है आपको, n+2। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 4 से पहले छोटी सी बात कर लेते हैं अतिव्यापन के बारे में। तो देखिए, जितना अतिव्यापन अधिक होगा बंध सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा, अर्थात जितना अतिव्यापन उतना ही बंध मजबूत। आई बात समझ में कि अतिव्यापन की परास या रेंज वो बंध सामर्थ्य के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अतिव्यापन की परास बंध सामर्थ्य के समानुपाती है। समझ में आई कि अतिव्यापन जितना ज़्यादा उतना ही बंध सामर्थ्य अधिक होगा, ये बात है यहाँ। तो देखिए कैसे, तो ये दो कक्षक लिए हैं हमने H के, 1s के, s ऑर्बिटल है। ये जब दोनों अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार। और एक बात याद रखिए कि s की आकृति हमेशा गोलाकार होती है, p की डंबलाकार होती है। ये चीज़ें याद रखने की हैं आपको बेसिक से। तो देखिए, s की गोलाकार आकृति के होने के कारण ये इतने अच्छे प्रकार से ओवरलैप नहीं हो पाते हैं, मतलब अच्छे प्रकार से ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, जिससे इनका बंध है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। मतलब बनता तो है बंध, लेकिन थोड़ा कमज़ोर होता है। नेक्स्ट देखिए, S और P का ओवरलैपिंग अतिव्यापन, S और P का अतिव्यापन। तो यहाँ देखिए S है और वो P है, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो इससे कुछ ढंग का बंध बनाएंगे, ठीक है। इनमें थोड़ा अतिव्यापन अधिक होगा, और अतिव्यापन अधिक होगा तो बंध मजबूत होगा, इसका मतलब इससे बंध इसका मजबूत है, ठीक है। इसके बाद आते हैं P और P ऑर्बिटल। तो ये तो भाई आपको बताएं क्या कि P और P ऑर्बिटल जब अतिव्यापन करते हैं तो बहुत ही तगड़ा बंध बनता है, बहुत ही मतलब ज़्यादा अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन की रेंज फुल होती है, अतिव्यापन की परास फुल होती है। इसका मतलब बंध सामर्थ्य भी इनका एकदम बहुत अधिक होगा, और बंध सामर्थ्य अधिक होगा तो इनका बंध बहुत अधिक मजबूत होगा। तो यहाँ देखिए बंध सामर्थ्य किस प्रकार होगा कि P और P कक्षक है, उनमें सबसे ज़्यादा बंध सामर्थ्य है, सबसे अधिक ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब ये सबसे मजबूत बंध बनेगा। इसके बाद S और P का बंध है वो मजबूत बनेगा, और इनसे सबसे कम मजबूत बंध होगा वो होगा SS ऑर्बिटल का। आई बात समझ में। इसके नीचे ये और लिखा हुआ है, देख लीजिए कि जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही अधिक बंध सामर्थ्य होगा, जिससे बंध मजबूत होगा। ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। इसके बाद देखिए कि S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, जिसके कारण अतिव्यापन के लिए कम क्षेत्रफल प्रदान होता है। यही तो कारण है कि इसका अतिव्यापन कम होता है, जिससे कि ये बंध कमज़ोर होता है लेकिन थोड़ा कम कमज़ोर होता है। तो क्योंकि इसकी आकृति एक गोलाकार होती है तो ये इस प्रकार से अच्छी प्रकार से क्या है ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, जिससे ये क्या है थोड़ा बंध मजबूत बना है, ठीक है। तो इसके बाद अपन एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है BF3 का और 6 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है वो है 5, और F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p5, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है वो होता है 9, ठीक है। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए ये B है, इसको F के साथ 3 बंध बनाने हैं। ये यहाँ देख लीजिए B को F के साथ 3 बंध बनाने हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये B है, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हैं कि S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और P कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए इसको देख लीजिए, S में 2 और P में 1, ठीक है। इसके बाद सीधे आप F कक्षक में आ जाइए। F में 2 इलेक्ट्रॉन है S कक्षक के, F के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन F 3 है B 1 है। यहाँ है मेन फंडा कि B तो 1 है F है 3 बंध बनाने हैं B को F के साथ, ठीक है। तो अब देखिए 3 F हैं, यहाँ देख लीजिए आप 3 F लिखे हुए हैं, तीनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है।
तो ये तो फ्री हैं कि हमें तो, हमारे पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, हम तो बंद बना लेंगे। अब टेंशन हो गई बी की कि इससे एक और एक मतलब दो और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये उत्तेजन करेगा, मतलब एक्साइटेशन करेगा, उत्तेजित अवस्था करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा और इसकी जो व्यवस्थित है ये इस प्रकार हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन कि तीनों ही अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये तीनों बंद बना लेंगे, और बंद बना लेंगे तो इसके आकृति इस प्रकार हो जाएगी और ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ये था अपना एग्जाम्पल। ठीक है, ये एस और पी का बॉन्ड है, ये पी और पी का, और ये पी और पी का। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, H2O। H 2 है, O 1 है। आई बात समझ में? H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। 2 H है, 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो अयुग्मित है, और ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें तो कोई उत्तेजन नहीं होगा, इनको जरूरी भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बंद बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे बंद बना लेगा। ठीक है, तो ये इससे और ये इससे बंद बना लेगा। तो आप यहाँ देखिए कि इनकी दोनों की आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। तो ये H है, इसने इसके साथ बना लिया, और ये H इसने बना लिया, दोनों के बंद बन गए। लेकिन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित पड़े हैं, और एक ही 2p में युग्मन पड़ा है, मतलब लोन पेयर पड़ा है। तो ये लोन पेयर इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप समझ सकते हैं कि दो तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं और H2O बॉन्ड में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 8 नंबर में। तो आप देखिए 8 नंबर है O2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। 2 O2 है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हैं। आई बात समझ में? तो अब देखिए, यहाँ देखिए, ये पी वाई अक्स, ये पी जेड अक्स, ये पी वाई अक्स, ये पी जेड अक्स। ठीक है, तो ये पी वाई और ये पी वाई दोनों आपस में ओवरलैप। आई बात समझ में? ये पी वाई दोनों आपस में ओवरलैप, ये जुड़ गए और बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये पी जेड, ये और ये पी जेड दोनों ओवरलैप यहाँ से और यहाँ से, बन गया पाई बॉन्ड। ये आपको मैंने पहले पार्ट में समझा दिया कि कैसे पाई बॉन्ड बनता है और कैसे है जो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जब कक्षक एक दूसरे के अक्ष पर भिड़ते हैं या मिलते हैं या अतिव्यापन करते हैं, तो उससे बनने वाला बंध सिग्मा होता है। अक्ष पर, ऐसे ऐसे अक्ष पर, या देखिए ये दोनों अक्ष पर भिड़ रहे हैं, दोनों एक ही अक्ष पर एक दूसरे के अक्ष पर भिड़ते हैं या मिलते हैं या अतिव्यापन करते हैं, तो उससे बनने वाला बंध तो होता है सिग्मा। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर अक्ष के ऊपर नीचे अर्थात अक्ष के लंबवत मिलते हैं, अक्ष है ये अंतरानाभिक अक्ष होता है, यहाँ से इसके ऊपर या नीचे या लंबवत मिलते हैं, तो वहाँ बनने वाला बंध पाई बंध होता है। तो ये दोनों लंबवत मिल रहे हैं, तो इन्होंने पाई बंध बना लिया। ये हो गया O2। तो एक सिग्मा और एक पाई बंध। आपको पता है कि हमेशा ही पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा और तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो यहाँ है N2। ठीक है, तो N2 में देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p3, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है वो होता है 7। ठीक है, तो अब देखिए N2, दोनों Nn है, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड पड़े हैं, अयुग्मित पड़े हैं दोनों नाइट्रोजन के पास। तो आगे कहानी क्या बनती है देखिए। तो यहाँ कहानी कुछ इस प्रकार बनेगी। तो देखिए Px और ये Px दोनों नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये Px, ये Px ओवरलैप, बड़ा बंद सिग्मा, अक्ष के ऊपर आमने सामने भिड़ंत हुई, बना बंद, ओवरलैपिंग हुई और बन गया सिग्मा। ठीक है, इसके बाद ये पी वाई लंबवत ओवरलैपिंग, अक्ष के लंबवत ओवरलैपिंग, बना बंद
पाई। आई बात समझ में? ठीक है, ये पी जेड और ये पी जेड दोनों ने ओवरलैपिंग की, अक्ष के लंबवत ओवरलैप्ड हुए और बना बंद पाई। तो देखिए पी एक्स और पी एक्स, ये पी एक्स बना सिग्मा, ये पी वाई और ये पी वाई बना पाई, ये पी जेड और ये पी जेड बना पाई। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा और 2 पाई बंद बन गए। ठीक है, तो अब देखिए ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, तो ये पी एक्स और ये पी एक्स इस प्रकार से ओवरलैप, ये पी वाई और पी जेड पी वाई पी जेड सॉरी पी जेड पी वाई मिलके इस प्रकार से, और ये नीचे ये दोनों लंबवत और ये अंतरानाभि के अक्ष पर और ये अंतरानाभि के अक्ष के लंबवत, ये था सहपार्श्वीय अतिव्यापन और इससे बंद बन गए एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये था N2 का एग्जाम्पल। अब चलते हैं 10 नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 10, SO2, एक S 2 O2 सॉरी 2 ऑक्सीजन। तो देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सल्फर 16 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 2p4। आई बात समझ में? तो अब देखिए सल्फर है वो तो है हमारे पास 1 और उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अयुग्मित 2। ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे पास 2 और दोनों में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अयुग्मित 4 2 2। आई बात समझ में? तो अब यहाँ एक बात लिखी हुई है कि जितने बंद बनाने होते हैं उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बंद बनाने हमें 4, 2 ये और 2 ये, बंद बनाने हैं 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2 इसके पास। आई बात समझ में यहाँ तक? तो अब क्या होगा कि सल्फर है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर देगा, उत्तेजित कर देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा उत्तेजन होगा और चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 3 ये और एक इधर आया वो, चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये चारों इसके साथ बंद बना लेंगे, इस प्रकार से बंद बन जाएगा। ये ऑक्सीजन अपना बंद बना लेंगे और ये जो 3s कक्षक है बाह्यतम कोश, ये एक लॉन पेयर यहाँ पड़ा है, ये था SO2। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी संयोजकता बंध सिद्धांत। अब हम बात करते हैं उसकी कमियां या सीमाओं के बारे में। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं क्या क्या है? तो देखिए सबसे पहला है कि इस सिद्धांत में धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लिगेंड में महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मतलब धातु आयन है उनको तो थोड़ा अधिक महत्व है और लिगेंड है उनको बेचारों पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया। ठीक है, ये थी इसकी एक कमी। इसके बाद दूसरी कमी इसकी है कि इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के लिए साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बना है। इसमें उप सहसंयोजक बंध का कोई जिक्र नहीं हुआ है और जिससे साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। मतलब साजे का इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दाता कौन? लिगेंड द्वारा दिया जाता है। आई बात समझ में? ये इसका एक अपवाद है। इसके बाद है तीसरा कि यह सिद्धांत प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों को विभेदित नहीं कर पाया। इसमें ये सिद्धांत यह नहीं बताता कि ये लिगेंड है प्रबल है और ये लिगेंड दुर्बल है। समझ में आई बात? इसके बाद है कि यह सिद्धांत आंतरिक बाह्य कक्षक संकुलों की व्याख्या नहीं कर पाया। सीधे ही कह दिया कि अंदर वाला काम आ रहा है तो आंतरिक हो गया और बाहर वाला आ रहा है तो बाह्य कक्षक संकुल हो गया। ये पूरा व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद है कि विभिन्न संकुलों की चुंबकीय गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुलों की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद एक वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों के गतिक व उष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब इस सिद्धांत के आधार पर यौगिकों के जो संकुल है उनके गतिक और उष्मागतिक स्थायित्व हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है वीबीटी संकुल यौगिकों के रंग व उनके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, अर्थात संक्रमण धातुओं के संकुल आयन रंगीन क्यों होते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि ये वो अलग साइंस थी कि एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऊर्जा स्तर में ऊपर नीचे होता है जिससे कि रंग प्रदर्शित करता है।
लेकिन हालांकि ये थ्योरी इस सिद्धांत को नहीं समझा पाई। ठीक है, इस बात को। इसके बाद है वीबीटी के आधार पर किसी संकुल के बनने में ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना नहीं की जा सकती। ऊर्जा परिवर्तन होती है, उसकी मात्रात्मक गणना इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके बाद है कि इसके अनुसार ऑक्सीजन के एक अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ऑक्सीजन की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। संयोजकता बंध सिद्धांत इसकी स्पष्ट नहीं कर पाया, इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि ऑक्सीजन है वो हालांकि होता तो अनुचुंबकीय है, लेकिन ये प्रतिचुंबकीय भी दर्शा रहा है, तो ये इस चीज़ को समझा नहीं पाया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना H2 जैसे आयन कैसे बनेंगे। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी नहीं करवाना है और सीधे ही H2 आयन बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, इस चीज़ की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सका। इसके बाद है कभी कभी कुछ अणुओं के लिए एक से अधिक संभावित संरचनाएं लिखनी पड़ती हैं, जबकि वास्तविक संरचना कोई अनुनादी संकर होती हैं। मतलब कुछ अणु ऐसे हैं जिनकी संरचना इस सिद्धांत के आधार पर अनुमानित तौर पे ही लिखनी पड़ती है। संभावना हुई कि ये हाँ हो सकती है, वैसी करके लिख दी, पूरी वास्तविक संरचना नहीं बता पाया। इसके बाद है कि सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी अक्सर पाया जाता है। वह आयनिक गुण कितना प्रतिशत है, इसके बारे में यह सिद्धांत कोई जानकारी नहीं दे सकता। मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत में कुछ आयनिक गुण पाया जाता है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत है ये इस बात को नहीं समझा पाया। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।